दोबारा से पढ़ाता हूँ। अब बताइए वॉइस आ रही है क्या? ध्यान नहीं देता, सॉरी भाई बच्चों। अब वॉइस ठीक है? एक बार हम सब कर दें जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर दोबारा से मैं वही चीज़ पढ़ाता हूँ आपको, वही चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, यही यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्या पूछा गया था आपसे, वॉइस नहीं आ रही थी। भारतीय लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। इसमें पूछा गया है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है, जिसको सिडबी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। सही है, हाँ 1990 में ही हुई थी। यहां पर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आपसे, ये भी आपने याद रखना है। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना जो है 1948 में ना होकर 1954 में होती है, और कुटीर उद्योग बोर्ड की जो स्थापना होती है ये 1948 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों माफी चाहूंगा, आवाज नहीं थी, तो मैं दोबारा से ये सभी चीजें आपको अच्छे से समझा देता हूं। तीसरा, आबिद हुसैन जो समिति है, आबिद हुसैन समिति का जो संबंध है ये लघु उद्योगों से है, और वही भारत के अंदर कृषि के बाद वस्त्र उद्योग जो है वो सबसे बड़ा उद्योग, रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। स्टेटमेंट 4 भी सही है, 3 भी सही है, और 2 गलत हो जाएगी, और 1 भी सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये आंसर करना था। और मैं फिर बता देता हूं क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं आई होगी, तो जो लघु उद्योगों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम में। इससे ज्यादा कुछ और नहीं पूछा जाएगा आपसे लघु उद्योग से संबंधित। आपसे लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना भी पूछी जाती है डेट के साथ, कब हुई? 1954 में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना भी पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है कि ये जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी है, इसका मुख्यालय कहां पर है? बहुत पूछा जाता है क्योंकि लखनऊ के अंदर है, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे बनते हैं, और ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद होने चाहिए। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो कार्यरत लोग हैं वो किसमें है? कृषि के अंदर है। और दूसरा बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? तो वस्त्र उद्योग हो जाएगा, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको कहा जाता है? ये कृषि को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कुछ ये योजनाएं, मैं बता देता हूं। 2014 से लेकर जो अब तक की 2025 तक की या 26 तक की मान लेते हैं, 2026 तक की जो भी योजनाएं हैं वो आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए। कुछ मैं यहां करा देता हूं, जैसे 2014 और 15 की जो इंपोर्टेंट योजनाएं हैं इस स्लाइड में करा दूंगा, बाकी धीरे धीरे आपको कराता रहूंगा। ठीक है, याद रख कर लेना अच्छे से कौन कौन सी पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा मेक इन इंडिया मिशन कब आता है? डेट के साथ याद रखना, 25 सितंबर 2014 को आता है। दूसरा यहां पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब आता है? तो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 2014 को स्टार्ट किया गया था। 25 से ही आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे, यहां पर 25 अगस्त भारत के अंदर आता है जन धन योजना। इसमें प्रधानमंत्री और लगता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आती है? तो ये आती है 25 अगस्त 2014 को, याद हो जाएगी। 25 के बाद देखिए सितंबर आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद आ जाएगा दिसंबर। 25 दिसंबर को कौन सी योजना आती है? तो ये आता है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या था? तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण के लिए था। जो 7 ऐसी बीमारियां हैं, जो छोटे बच्चों को 7 टीके लगाए जाते हैं बीमारियों के लिए, तो वो आप देखते भी होंगे, उनके कार्ड वगैरह बनते हैं, आपके गाँव में पता होगा आपको कि जो छोटे नवजात शिशु होते हैं उनको टीके लगते हैं। तो वो किस मिशन के तहत लगते हैं? मिशन इंद्रधनुष के तहत। 25 दिसंबर को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, और भारत के अंदर इसको किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? जरा मुझे आंसर करके बताइए, जल्दी से आंसर करके बताओ। ठीक है, 25 दिसंबर को बताइए। इतने में आगे बताता हूं।
डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन आता है 1 जुलाई को, जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को आता है, और 15 जुलाई को आता है, 15 जुलाई 15 जुलाई 2015 को आता है स्किल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन, इंडिया मिशन, ये कब आता है? तो ये आता है 15 जुलाई 2015 को। तो डिजिटल और स्किल इंडिया दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 जुलाई डिजिटल इंडिया मिशन और 15 जुलाई को आता है आपका स्किल इंडिया मिशन। ये दोनों के दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। आंसर करके बताइए यार, अरे बताओ जल्दी से बताइए। स्क्रीन बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग तो नहीं है, ठीक तो चल रहा है। चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये आती है 9 मई को, 9 मई को आती है। और इसके साथ साथ ही आपने याद रखना है अटल पेंशन योजना, ये भी 9 मई को ही लॉन्च की गई थी। 9 मई को अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना कब आती है? तो 9 मई को आती है। 8 अप्रैल को पूछा जाता है, 2015 की ही स्कीम बता रहा हूं, 2015 और 14 की ये 4 बताई हैं। 14 में आपने याद रखनी है 25 अगस्त को जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 25 दिसंबर को मिशन इंद्रधनुष और 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, ठीक है। सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन दिवस किसके लिए सेलिब्रेट होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। अटल पेंशन योजना कब आती है? तो ये आती है 9 मई को। और 8 अप्रैल को आती है, अप्रैल तो मुद्रा योजना ये 2015 की ही बता रहा हूं बच्चों मैं आपको। 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 और 2014 की ये योजना है जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। तो मुद्रा योजना आती है, और मुद्रा योजना के अंदर 3 लोन दिए जाते हैं। एक होता है शिशु, दूसरा होता है किशोर, और तीसरा होता है तरुण। किशोर और तरुण, ये 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं मुद्रा योजना के अंदर। ये भी आपने याद रखना है। 2015 को ये आती है, 22 जनवरी 2015 को योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना आती है। तो 2015 की ये सभी योजनाएं आपसे पूछी जाती हैं। डेट के साथ आपने याद रखनी है। आपसे ये तो मैं बता चुका हूं, बाकी और कुछ यहां से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? राज्य पुलिस का नेतृत्व आमतौर पर खालिस्तान किस रैंक का अधिकारी करता है? तो राज्य पुलिस का जो करता है, ये करता है पुलिस महानिदेशक। ये आंसर हो जाएगा, यानी कि डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, ज्यादातर हिंदी में मिलेगा। इसलिए बच्चे जो महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, ये कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो आपको ये याद ही करने पड़ेंगे। पुलिस महानिदेशक जो होते हैं, ये होते हैं राज्य पुलिस का नेतृत्व करने वाले सर्वोच्च अधिकारी। निरीक्षक, इंस्पेक्टर कौन होता है? ये थाने का प्रभारी होता है, थाने का प्रभारी। आईजी कहां होते हैं? ये देखिए, जोन के अंदर भी होते हैं, जोन, और रेंज के अंदर भी होते हैं, रेंज, ठीक है। जोन कितने हैं? 8 जोन हैं और 18 रेंजों में जो है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये डिवाइड है। तो जोन के अंदर डीआईजी भी होते हैं, वैसे डीआईजी भी होते हैं और आईजी भी होते हैं। और यहां पर जो है रेंज के अंदर आईजी भी होते हैं। तो इसके प्रमुख होते हैं ये, तो ये ध्यान कर लेना है। पुलिस अधीक्षक जो होते हैं, एसपी, ये जिले पर प्रमुख होते हैं, जिले पर प्रमुख। जिले पे पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस अधीक्षक, एसपी या एसएसपी होते हैं। ये आपने याद रखना है। ये मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका हूं, 8 और 18, ठीक है।
खाने का बोझ। चलिए, हाँ, यहां से एक पॉइंट याद रखना, यहां से कई बार आपसे ये फित्तों से पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि शेर के साथ जो दो तलवारें हैं ये किसके बैच पर होती हैं, फिर आपने डीजीपी के बताना है। वहीं 3 स्टार के साथ जो शेर होते हैं ये किस पर होता है, डीआईजी पर होता है। इंस्पेक्टर पर कौन से होते हैं, तो ये सिल्वर सितारे होते हैं, गोल्डन नहीं होते, इतना ध्यान कर लेना, ये सितारे आपने याद रखने हैं। आगे बात करते हैं कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF। कल मैंने पढ़ाया था कि एक विशेष अभियान इकाई है, का अर्थ बताइए क्या है, कमांडो बटालियंस फॉर रिजल्ट एक्शन, इसका आंसर हो जाएगा। और इसको बनाया गया था 2008 में। इसका आदर्श वाक्य है युद्ध में वीरों की जीत, युद्ध में वीरों की जीत। उसके साथ साथ आपने याद रखना है द्रुत कार्य बल, द्रुत कार्य बल, ये क्या है, इसको बोला जाता है द्रुत कार्य बल, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। ये भी किसके अंडर काम करती है, तो ये भी CRPF की एक विशेष यूनिट है। तो दोनों की दोनों यूनिट हमेशा याद रखना, एक तो कोबरा यूनिट जो मैंने यहां पर बताई, कोबरा यूनिट, और दूसरी यूनिट आपने याद रखनी है द्रुत कार्य बल, रैपिड एक्शन फोर्स। यूपीएसआई में इसकी फुल फॉर्म पूछी है कि रैपिड एक्शन फोर्स, द्रुत कार्य बल, या तो हिंदी में दिया जाएगा या इंग्लिश में दिया जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चूंकि ये रिवीजन का पार्ट है तो कुछ चीजों का रिवीजन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जो जो क्वेश्चन मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं अपने माइंड में सेट करना, क्या ये क्वेश्चन आपको आते थे, और नहीं आते थे तो भैया सेट कर लीजिए। रिवीजन में कहीं भी बेसिक क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होने चाहिए। नॉर्मली बात करूं तो यदि आप बेसिक क्वेश्चनों को भी गलत कर दोगे तो फिर आप और उसे पिछड़ जाओगे, क्योंकि जो एडवांस लेवल के मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन आएंगे वो तो सभी के गलत होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। लेकिन यदि आप बेसिक क्वेश्चन भी गलत करोगे एग्जाम में, फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। इसलिए बेसिक क्वेश्चन का हमेशा रिवीजन करना, और बेसिक क्वेश्चन से कम 60% पार्ट जो है बेसिक क्वेश्चन से बनता है। 30% जो पार्ट होता है ये मॉडरेट होता है, और 10% पार्ट जो होता है ये हार्ड होता है। चाहे आप रीजनिंग की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, चाहे जीएस की बात करें, और चाहे आप बात करें हिंदी की यूपी में। और हिंदी और रीजनिंग ही एक मूल मंत्र है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है यूपी कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, बात करते हैं 112 सब जानते हैं, डीजीपी सर्वोच्च होता है, ये मैंने बता दिया अभी। 1090 किसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, तो कुछ हेल्पलाइन नंबर मैंने पहली क्लास में करा देते, उतने ही बहुत हैं, ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1090 किसके लिए है, महिला हेल्पलाइन नंबर है। 1930 किसके लिए है, तो 1930 है साइबर क्राइम के लिए, ये याद रखोगे। हरित क्रांति का जनक भारत में किसको कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। कृषि वर्ष ये हो जाएगा, कृषि वर्ष कब से स्टार्ट होता है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक भारत के अंदर कृषि वर्ष स्टार्ट होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखोगे। रिवीजन के पार्ट में आप याद रखोगे कि जनसंख्या 1921 की, इसको कहा गया था महान विभाजन वर्ष। महान विभाजन वर्ष कौन से वर्ष को कहा जाता है, 1921 को कहा जाता है। भारत का लिंगानुपात कितना है, 300 जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 382 है, और यूपी का कितना है, 829 है। तो भारत का भी याद रखना 382, और यूपी का याद रखना है 829। उसके साथ साथ याद रखना लिंगानुपात यूपी का कितना है, तो यूपी का आ जाएगा 912, और भारत का कितना आ जाएगा 943। ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखनी है आपने गोदान गबन किसकी पुस्तक है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। यामा किसकी है, महादेवी वर्मा की है। और उसके साथ साथ नीरजा याद रखना, नीरजा। निहार याद रखना, निहार किसकी पुस्तक है। और एक दीप शिखा भी याद रखना, दीप शिखा ये पुस्तक भी किसकी है, तो महादेवी वर्मा की है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, चाणक्य की है। सभी चीजें आपको
आती होंगी। यहां पर याद रखना है जीवन से संबंधित मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है, 21 में याद रखना। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखोगे। 24 घंटे में पेशी के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद आ जाएगा 22। ये भी आपने याद रखना है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो ये गिरफ्तारी में संरक्षण प्रोवाइड करता है कि एक व्यक्ति को जीवित रूप में, शारीरिक रूप में कोर्ट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विश्व जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत है, तो लगभग 55% है। देखिए ग्रामीण कितना है, ग्रामीण है 68.8। भारत के अंदर ग्रामीण प्रतिशत कितना है, 68.8। मैंने सर्वाधिक ग्रामीण बताया था आपको, सर्वाधिक ग्रामीण जो है, सर्वाधिक ग्रामीणों की संख्या कहां पर है, तो यूपी के अंदर है। शहरी लोगों की संख्या, शहरी की संख्या कहां पर है, तो शहरी की संख्या आ जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये पूछता है। और यदि आपसे पूछता है प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक जो ग्रामीण एरिया है वो किसके पास है, तो हिमाचल प्रदेश के पास है। सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में जो शहरी हैं वो कहाँ जाएंगे, तो गोवा के अंदर आ जाएंगे, या नगरीकृत भी कह सकते हैं उनको। तो ये गोवा के अंदर, ये पॉइंट आपने याद रखने। 2.4% क्या है, तो ये भारत का क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके साथ साथ आपने याद रखना है 17.7। ये क्या है, तो ये जरा बताइए मुझे 17.7 इसको हम कहां पर बता सकते हैं, इसका आंसर करिए, फिर आगे चलते हैं। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, इस क्वेश्चन का आंसर करें। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था 1950 ईस्वी में। 1950 में चीन पर आक्रमण करता है, और 1962 में जो है चीन भारत पर आक्रमण करता है। तो यहां आपने युद्ध याद कर लेने हैं, भारत और चीन युद्ध। ये कब होता है, तो ये युद्ध होता है 1962 में। 1971 में क्या होता है, तो ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। और ये युद्ध जो होता है 1971 में बांग्लादेश मुक्ति के रूप में होता है। ठीक है ना, बांग्लादेश को मुक्ति कब मिलती है, 1971 में, बांग्लादेश मुक्ति। ठीक है, ये आप याद रखोगे। 1999 से आपने याद रखना है 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक ये होता है कारगिल युद्ध कब होता है, तो 1999 में होता है। 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक होता है। इसीलिए 26 जुलाई का जो दिवस है वो मनाया जाता है। 26 जुलाई का जो दिवस है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये कारगिल विजय दिवस। ये भी पूछा जाता है किस दिन को मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। इतने पॉइंट याद रखो। आगे बात करते हैं। देखिए कुछ संस्थाएं क्यों पूछी जाएंगी, और ये मैं दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब कर रही होंगी इनकी डेट याद करने में। 101% आपको इसमें कि कौन से इसके संस्थापक रहे हैं, डेट कब है, तो ये चीजें दिक्कत कर रही होंगी। इसलिए एक बार फिर से मैं इसको रिवीजन करा देता हूं। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना पूछी जाती है सीधी किस डेट को, ही डेट नहीं पूछेगा, सिंपल सन पूछता है।
1828 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, ये पूछता है। राजा राममोहन राय के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी, ये याद रखोगे। उसके साथ साथ याद रखोगे सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना की जाती है 1873 ईस्वी में। कहां पर, पुणे के अंदर करते हैं, पुणे के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले, पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की जाती है सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना सीधी सीधी पूछी जाती है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की जाती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ये आप याद रखोगे। उसके साथ साथ स्वराज पार्टी आपने याद रखनी है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये कब की गई थी, 1923 में CR दास और उसके साथ साथ जो मोतीलाल नेहरू जी थे इनके द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ये आपके लिए इंपोर्टेंट बनेंगे, एक बार फिर से इनको अच्छे से रट्टा मार लेना, कोई क्वेश्चन एक दो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन विजय, बहुत बढ़िया ऑपरेशन विजय ही चलाया गया था। आगे बात करते हैं 2025 में शुरू की गई E0FR FIR प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। क्वेश्चन यूपी पुलिस के SI स्टेनो जो क्लर्क का एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, E0FIR मैंने पढ़ाया था, ये आपको शायद एक दो दिन पहले पढ़ाया था। साइबर वित्तीय क्राइम की शिकायत को स्वचालित रूप से FIR में बदलना, यही इसका आंसर हो जाएगा। साइबर वित्तीय क्राइम के लिए है, इस शिकायत को स्वचालित रूप से FIR में बदलने के लिए E0FIR चलाई गई है, ये आपने याद रखना है। और FIR के ये सभी पॉइंट आप याद रखोगे। जैसे पूछा जाता है FIR की फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये याद रखना है। जर्नल डायरी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, GD की जर्नल डायरी। और सामान्य रूप से जो कच्चे या दैनिक कार्य का जितना भी चार्ट होता है वो किसमें होता है, जर्नल डायरी के अंदर होता है। कच्ची रिपोर्ट भी किसमें लिखी जाती है, जर्नल डायरी में। चार्जशीट कितने दिनों तक पेश करनी होती है, FIR की चार्जशीट कॉपी जो है वो 90 दिनों तक न्यायालय के समक्ष पेश करनी होती है। और इसको असामान्य स्थिति तक 180 दिन तक भी बढ़ाया जा सकता है। आपसे 180 दिन नहीं पूछा जाएगा। यदि क्वेश्चन बनाएगा कि जो FIR की चार्जशीट है वो कितने दिनों तक पेश करनी आवश्यक है, तो 90 दिनों तक, ये याद रखोगे। 0FIR क्या होती है, घटना स्थल से बाहर जाकर। कोई केस किसी के थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन आप भारत के अंदर किसी भी थाने क्षेत्र में उस केस को दर्ज करा सकते हैं, ऐसा कहा गया है 0FIR के अंदर। और ये मैंने बताया था आपको BNSS की जो धारा 173 के तहत आप किसी भी थाने में, चाहे वो उसके अंडर में केस आता है नहीं आता है, दर्ज कर सकते हैं। EFIR या 0FIR जो है, ये 0FIR पढ़ लेना, चाहे EFIR पढ़ लेना, एक ही चीज है। ये क्या है, तो 10 लाख रुपए तक की वित्तीय धोखाधड़ी होती है, साइबर अपराध होता है। साइबर अपराध की रिपोर्ट आप जो है साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं E0FIR के तहत। और उसके साथ साथ याद रखना 9030 इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, और 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। खरीफ की फसल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी फसल नहीं है खरीफ की, तो खरीफ की फसल सूरजमुखी नहीं है। ये किसकी है, ये है जायद की फसल। किसकी फसल है ये, तो ये है जायद की फसल, ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे बात करते हैं,
देखिए कौन कौन सी फसलें, आप यहां पर देख के ही अंदाजा लगा लोगे, और ये आसान है। मैं फिर दोबारा से कह देता हूं, यूपीएसआई में पूछा गया है, होमगार्ड में भी पूछा गया, और कांस्टेबल में भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉक्ड है, जो फसल वाला पॉइंट है यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। ठीक है, एक तो कृषि वर्ष याद रखना, अभी मैं बता चुका हूं 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ये बारिश का जो मौसम देख रहे हो, इस मौसम में लगने वाली सारी फसलें जो होती हैं वे कौन सी होती हैं? खरीफ की फसल होती हैं। रवि की जो फसल होती हैं ये आप सफेद सफेद देख रहे होंगे, सफेद मौसम यानी कि सर्दियों के मौसम में लगने वाली फसलें। और ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की बोई जाती है, रवि की बोई जाती है, जायद की। और ये जो आप देख रहे हो कैडी धूप और पीला पीला जो देख रहे हो, तो यहां पर होती है जायद की फसल। और सभी बच्चों को पता होता है कि जायद की फसल कौन सी है। सेरिकल्चर पूछा जाता है, किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से है। वर्टिकल्चर पूछा, वीटिकल्चर जो पूछा जाता है ये अंगूर की खेती से है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन से पूछा जाता है। ये हमेशा आपने याद रखने। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये फसलें कुछ हो सकता है आपको डिस्टर्ब करेंगी, जैसे मूंगफली डिस्टर्ब कर सकती है, कपास डिस्टर्ब कर सकती है, मक्का। नॉर्मली बच्चों को नहीं, मक्का वैसे बता सकते हैं बच्चे, लेकिन नहीं पता होता, कंफ्यूज करता है, तो यहां पर लिखी हुई है जूट, गन्ना, हल्दी और दालें। ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। रवि की फसलों में गेहूं सब बच्चों को पता होता है, सर्दियों के मौसम में ही आलू आते हैं, मटर, चना और अलसी, सरसों, जौ, ये सब किस में आते हैं? सर्दी के मौसम में आते हैं। जायद की फसल ज्यादातर बच्चों को पता ही होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नॉर्मली यहां पर पूछा जाता है, गन्ना जो है ये खरीफ की फसल भी है और नकदी की फसल भी है, ये भी आप याद रखोगे हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय एफडीआई नीति के तहत एफआईआईएस बनाम एफडीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? हो सकता है ये क्वेश्चन आपने इससे पहले ना पढ़ा हो, डिस्टर्ब करेगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी यूपी पुलिस के अंदर बनते हैं। ये देखिए, हेड ऑपरेटर एग्जाम जो है 2024 में हुआ है यूपी पुलिस का ही, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। एफआईआई जो है देश की पोर्टफोलियो निवेश योजना को दरकिनार कर सीधे प्राथमिक बाजारों में प्रवेश कर सकता है। अब ये दोनों चीज क्या है? दोनों समझ लीजिए, एफडीआई और दूसरा है एफआईआई। ठीक है, इन दोनों का एफडीआई क्या होता है? एफडीआई है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो भी भारत के अंदर होगा, किसके लिए? लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए, समय के लिए। जैसे मान लीजिए गूगल की कंपनी है भारत के अंदर, अमेजोन की कंपनी है भारत के अंदर व्यापार कर रही है, और बहुत दिन से आप देख रहे होंगे, बहुत सालों से वो कंपनी चली आ रही है और बहुत सालों तक चलेगी भी, तो ऐसा निवेश कहलाएगा एफडीआई। एफआईआईएस क्या होगा? ये एक ऐसा निवेश होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कम समय के लिए, कम समय के लिए होगा, समय के लिए होगा। और कहां होगा? तो शेयर बाजार के अंदर, शेयर बाजार, शेयर बाजार के अंदर होने वाला है। तो शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी ने या किसी व्यक्ति ने बाहर के पैसा लगाया भारतीय बाजार के अंदर, और फिर बाद में जब शेयर बढ़े उसको निकाल कर ले गया, वो कहलाएगा एफआईआई। ठीक है, ये याद रखनी है। और यहां पे मैंने मेंशन किया है बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में। क्या है? जब कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना बिजनेस खोलती है, फैक्ट्री लगाती है या ऑफिस बनाती है, भारतीय कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीद लेती है 40 या 50% तक का, उसे कहते हैं एफडीआई। समझ गए? उसके साथ साथ याद रखना, विदेशी कंपनी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ भी है, विदेशी कंपनी यहां आकर लंबे समय के लिए निवेश करती है। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्ग टर्म निवेश होता है? तो एफडीआई लॉन्ग टर्म निवेश। उदाहरण के लिए गूगल और नाइकी या अमेजोन जैसी कंपनी बहुत दिनों से यहां पर काम कर रही हैं। यहां पर आ जाएगा एफआईआई जो है विदेशी संस्थागत, इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट निदेशक। ठीक है, जब विदेश के बड़े निवेशक जो निवेशक हैं वो बैंक फंड या कंपनियां
सिर्फ भारत में शेयर मार्केट या बॉन्ड खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं और फिर बाद में पैसे निकाल कर ले जाते हैं, वो कहलाता है FII और S। ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट ही बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ियां कहां पर होती हैं? बनारस के अंदर होगी। बनारस को कहा जाता है वाराणसी। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ किसके लिए है? तो ये आ जाएगा चिकन कढ़ाई। कढ़ाई, एक सफेद कपड़े पर सफेद धागे से कढ़ाई होती है, उसको चिकन कढ़ाई बोला जाता है। मथुरा किसके लिए फेमस है? तो ये तेल शोध के लिए है, शोध के लिए है, और पेड़ा के लिए है, पेड़ा। और यहीं पर जो है देखिए गौशाला के लिए अभी यूनिट भी खोली गई है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो चूड़ी के लिए है, और इसी को कहा जाता है सुहाग, सुहाग नगरी। सुहाग नगरी किसको कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। वहीं पीतल नगरी, मैंने पढ़ाया भी था आपको, पीतल नगरी, नगरी किसको कहा जाता है? ये मुरादाबाद, मुरादाबाद। और होमगार्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। आपका सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर किसके लिए है? तो ये लकड़ी के उत्पाद, लकड़ी के उत्पादों के लिए, लकड़ी के उत्पादों के लिए। मुजफ्फरनगर किसके लिए है? नगर, ये किसके लिए है? तो ये कागज उद्योग के लिए, कागज उद्योग, उद्योग के लिए है। ये याद रखोगे, कागज उद्योग के लिए कौन सा है? मुजफ्फरनगर है। याद रखना। सिरेमिक के लिए बताइए, सिरेमिक, सिरेमिक, सिरेमिक का आंसर आप लोग करोगे। जल्दी से मैं आंसर का वेट करूंगा, फिर आगे क्लास बढ़ाऊंगा। सिरेमिक के लिए बताइए, सिरेमिक। प्रियंका बताओ जल्दी से फटाफट बेटा, सिरेमिक। सिरेमिक किसी का आंसर नहीं आ रहा? खुर्जा, ठीक है, खुर्जा सही, बिल्कुल सही आंसर, खुर्जा। सिरेमिक होते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, खुर्जा ये होते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेदों में भी मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार, जब मैंने मौलिक अधिकार की क्लास ली थी और उससे पहले भी एक क्लास में होमगार्ड के लिए बताया था कि यहां से क्वेश्चन लॉक्ड है, और फिर बताता हूं कि यहां से क्वेश्चन लॉक्ड है। मौलिक अधिकारों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यूपी कांस्टेबल में 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं आराम से। वो कोई सी भी शिफ्ट में हो सकते हैं और किसी के भी सामने आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। कुल कितने हैं? 6 हैं, याद रखोगे। 6 अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। कहां से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं। अनुच्छेद भी पूछता है कितने अनुच्छेद से है, तो 12 से लेकर 35 तक है। 12 में क्या दिया गया है? 12 में दिया गया है राज्य शब्द की परिभाषा। तो जो राज्य शब्द है इसकी परिभाषा दी गई है, शब्द की परिभाषा, परिभाषा। और ये भी याद कर लेना, राज्य शब्द की परिभाषा मौलिक अधिकारों के लिए बताई गई है, ध्यान से। और 13 में क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों को न्यून या कम करेगी वो स्वतः ही निष्क्रिय मानी जाएगी, ये कहा गया है 13 के अंदर। 14 के अंदर क्या कहा गया है? विधि के समक्ष या कानून के समक्ष समानता, क्योंकि ये समानता का अधिकार है। 15 में क्या कहा गया है? धर्म, मूल, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा 15 में कहा गया। 15 का जो 4 है इसके अंदर SC और ST को रिजर्वेशन दिया गया है 15 के 4 में, ठीक है। और उसके साथ साथ याद रखना 15 के 5 में दिया गया है EWS को रिजर्वेशन, EWS को रिजर्वेशन दिया गया है। और ये दोनों के दोनों ही अपवाद हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 16 के अंदर क्या दिया गया है? अनुच्छेद 16 जो है वो किसको रिलेट करता है?
तो ये करता है लोक नियोजन, यानी कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें अवसर की समानता, और ज्यादातर यही पूछा जाता है कि अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है, फिर मार्क करना है 16। 17 में बताया गया है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का अंत कौन से में किया गया है, तो 17 वाले अनुच्छेद में किया गया है। 18 में क्या किया गया है, उपाधियों का अंत, सेना और शिक्षा की उपाधियां छोड़कर सभी उपाधि जो हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धारण नहीं की जाएंगी, या किसी देश से मिलने वाली उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धारण नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 18 में। 12 से 35। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रसिद्ध किस्म है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर करके बताओ। तो ये जो है ये आम की है, किसकी है, एक होती है रटोल। रटोल आम जो है ये कहां पर होता है, ये मेरठ के अंदर होता है रटोल आम। केले के लिए कहां पर फेमस है, तो केले के लिए जो फेमस है ये है कोसाम्बी। कोसाम्बी किसके लिए फेमस है, केले के लिए। लीची के लिए ये सहारनपुर आ जाएगा, सहारनपुर। सहारनपुर किसके लिए फेमस है, लीची के लिए। अमरूद के लिए कौन सा फेमस है, ये आ जाएगा प्रयागराज। आंवले के लिए कौन सा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रतापगढ़। आंवले के लिए कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। चलिए, भारत में आंतरिक सुरक्षा के अस्थिरीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किसको अधिनियमित किया गया है। कौन सा वो एक्ट है जो आंतरिक सुरक्षा के स्थिरीकरण जो है उसको रोकने के लिए काम करता है, ये आपने आंसर करना है। आंसर बताइए। इतना मैं फेरा बताता हूं। फेरा क्या है, फेरा जो है ये था आपका फॉरेन। फेरा और फेमा, पहला आंसर करिए फिर आगे बढ़ते हैं। फेरा और फेमा, पहले इसका आंसर करो जल्दी से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967, जिसको मैंने पढ़ाया था यूएपीए। यूएपीए, यूएपीए कब आता है, तो ये आता है 1967 ईस्वी में। इसको मैंने कल आपको पढ़ाया था आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, AFSPA, अस्फा एक्ट। ये कब आता है, तो 1958 में। अशांत क्षेत्र में जो सशस्त्र बल हैं उनको अधिकार देता है, हर तरह के अधिकार प्रोवाइड करता है कौन, तो अस्फा एक्ट। ये कल मैं पढ़ा चुका। तेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ये 1973 में आता है। और जो फेमा आता है, फेमा ये आता है 1999 ईस्वी में। ये क्या है, जो मैंने अभी आपको एफडीआई पढ़ाया। एफडीआई लेकर जब कोई व्यक्ति भारत के अंदर आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट करने आएगा, तो उसको कुछ नियम और कानूनों के बीच से गुजरना होगा। तो उसी के लिए पहले होता था रेगुलेटरी एक्ट, और अभी हो चुका है फेमा मैनेजमेंट एक्ट। तो इसके अंदर कठोर कानून थे और इसके अंदर न्यून कानून है, मतलब कि आसान बनाया गया है। कोई व्यक्ति यदि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो उसके लिए ऐसे नियम हो कि उसको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, ज्यादा कागजी कार्रवाई से ना गुजरना पड़े, इसके लिए आता है फेमा। ठीक है, याद रखोगे। रासुका 1980 में आती है, ये आपने याद रखनी है। ये कुछ क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे सन के साथ पूछे जाते हैं, जैसे फेमा कब आया, फेरा कब आया, अस्फा एक्ट कब आया, किसके लिए है, मैं कल भी बता चुका हूं। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम कब आता है, 1967 में। यूएपीए इसको नाम दिया गया है। भारत में LWE का पूर्ण रूप क्या है, ये कल मैंने बताया था और एक ही बच्चे ने आंसर किया था
लेफ्ट विंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन नहीं है, एक्सट्रीमिज्म है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसका आंसर है। और ये किस लिए है, बस इसको इतना समझना है आपने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ेंगे। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वामपंथी उग्रवाद या नक्सली जो विद्रोह है उसके रूप में कौन सा जाना जाता है, तो ये जाना जाता है LWE, जिसको आप पढ़ते हो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म किससे संबंधित है, नक्सली विद्रोह से संबंधित है। बस इतना पॉइंट आपने याद रखना है। कुछ अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, बहुत से आपके याद भी होंगे और बहुत से नहीं होंगे, तो रिवीजन में कर लेते हैं, याद आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, आईयूसीएन की फुल फॉर्म पूछी जाती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑन नेचर। तो पर्यावरण के लिए एक कन्वेंशन होती है इंटरनेशनल लेवल पर। 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को आईयूसीएन की जो है आईयूसीएन को इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर, फ्रांस के अंदर। तो पूछा जाता है आईयूसीएन को बनाया कहां गया था, फ्रांस के अंदर। लेकिन अभी वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। आईयूसीएन के द्वारा ही रेड डाटा बुक जो है वो जारी की जाती है, और जिसके अंदर जो है विलुप्त प्राय जो जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं या प्रजातियां होती हैं, उनको इसके अंदर रखा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है ऐसे कि रेड डाटा, वो विलुप्त प्राय जो प्रजाति होती हैं या जंतु होते हैं, उनको किस बुक में रखा जाता है, तो रेड डाटा बुक जो पब्लिश हुई थी 1969 ईस्वी से। तो संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय किस में रखे जाएंगे, रेड डाटा बुक में रखे जाएंगे। ग्रीन डाटा बुक जो है जीवों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। तो इसकी रेड डाटा बुक होती है, ब्लैक होती है, येलो होती है, ग्रे होती है, तो इस तरह से होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं केवल ज्यादातर रेड डाटा बुक को ही। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन, मैंने बता रखा है जहां पर भी यूएन जुड़ेगा तो उसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करने वाली संस्था। ईपी का मतलब हो जाएगा इन्वायरमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको, स्टॉकहोम के अंदर नहीं, मुख्यालय इसका मिलेगा नैरोबी के अंदर। नैरोबी जो है वो केनिया की राजधानी है। तो केनिया की राजधानी भी पूछी जाती है कि केनिया की राजधानी क्या है, तो नैरोबी है। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसी में बनाया गया था यूएनईपी को, ये याद रखोगे। उसके साथ साथ याद रखना है वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना 1961, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और प्रतीक इसका है पांडा। ये पॉइंट सभी आपसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, पर्यावरण के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये दो जगह कनेक्ट करेगा आपको, एक तो पर्यावरण के पर्पज से पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा आपका जो आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन, उनकी फॉर्मेशन, ठीक है, और उनके हेडक्वार्टर, वहां से रिलेट करके दो जगह क्वेश्चन बनने वाला है, पर्यावरण वाले टॉपिक से और अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उस वाले टॉपिक से, दोनों जगह बनेगा, आपने याद कर लेना है। देखिए यूपी पुलिस 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है ये कि सीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो स्थापना इसकी जो की गई थी, ये की गई थी 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। 1974 ईस्वी में पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो जब जब भी मैं आपको बताता हूं कि कोई ऐसा संगठन किस विभाग के अंदर काम करता है, ऐसे करके क्वेश्चन एसआई में भी बने हैं और होमगार्ड के अंदर भी बने हैं। तो याद कर लेना, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कौन सा काम करता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, बस इतना पढ़ना है इसके बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। साइट्स के बारे में क्या पढ़ना है, वाशिंगटन समझौते के तहत बनाया गया था इसको 1963 में और लागू होता है 1975 ईस्वी में। भारत इसका सदस्य 1976 ईस्वी में बनता है। तो आपने केवल याद रखना है कि ये जो समझौता है, वाशिंगटन समझौता 1963 में होता है और साइट्स कब लागू होती है, तो 1975 में। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना बने, एसआई लेवल के हैं,
लेकिन यहां आपसे पूछा जाता है इसके बारे में, उद्देश्य यानी कि इसका कार्य क्या है। कार्य से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन्य जीवों और पौधों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। कौन सा समझौता? ये साइट समझौता बताओगे, वाशिंगटन समझौता 1963 जो लागू होता है 1975 ईस्वी में। ये पॉइंट बस आपने याद रखना है। और नॉर्मली मैं आपको इसका बहुत अच्छा उदाहरण दूं तो अभी हमने जो नामीबिया से चीते मंगाए हैं वो इसी समझौते से हमने वहां से मंगाए हैं। कहा है ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है। तो ठीक है, ये चीजें हैं आपने याद करनी है। उसके बाद टैरिफ के बारे में जानना है। WWF और IUCN के अंडर काम करता है। स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर है। नॉर्मली ये यूनिवर्सिटी भी पूछी जाती है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहां पर है, फिर आपने मार्क करनी है इंग्लैंड के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर निगरानी रखना। तो अवैध व्यापार यदि कोई करता है, मारता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं जानवर के, खाल वगैरह जो होती है, सींग वगैरह या हड्डी वगैरह बेचते हैं, तो उस पर निगरानी कौन रखता है? ये टैरिफिक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रशासनिक दृष्टि से वीडियो का अर्थ बताओ क्या है? प्रशासनिक दृष्टि से वीडियो का अर्थ बताइए क्या है? वीडियो का अर्थ बताइए क्या है? प्रशासनिक दृष्टि से जो वीडियो का अर्थ है ये हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ये याद रखोगे। खंड विकास अधिकारी किसको कहा जाता है? वीडियो को कहा जाता है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ये कहा जाता है VDO को, वीडियो को कहा जाता है। जो गांव में प्रधान के सेक्रेटरी होते हैं उसको वीडियो कहा जाता है। तो वीडियो और वीडियो दोनों याद रखने हैं आपने। कुछ फुल फॉर्म है, जैसे पैन की फुल फॉर्म पूछी गई थी यूपी पुलिस में, और ये क्वेश्चन देखिए सारे के सारे पूछे गए हैं। हो सकता है रिपीट हो सकता है इसी में को उठाकर कोई सा दे दे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी पुलिस के अंदर। ध्यान कर लेना। परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा, 10 अंकों का कोड होता है। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। और इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं? सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 तो RBI देती है यहाँ पर, 3 RBI और 3 सदस्य होते हैं भारत सरकार के, भारत सरकार, ठीक है। और इस पॉलिसी को बनाता कौन है? बाई RBI के द्वारा ये पॉलिसी बनाई जाती है, ये याद रखोगे। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, सिंपल फॉर्म याद रखनी है। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। अनटैक्ड जो है इसके बारे में पूछा जाता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये कब बनाया गया था? 1964 ईस्वी में इसको बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। हेडक्वार्टर पूछे तो मैंने पढ़ाया था जनेवा, जनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसी के जैसी एक संस्था मिलेगी आपको WTO को 1995 ईस्वी में बनाया जाता है। दोनों ट्रेड के लिए काम करने वाली हैं। और मैंने गैट्स भी आपको पढ़ाया था, गैट्स को बदल कर दिया गया है, अब किसके अंडर काम करती है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है। और WTO का भी हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? जनेवा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। चलिए, अरे इस क्वेश्चन का आंसर करो, इसका तो कर दोगे, इसका करो। आशीष आंसर करके बता दो टाटा, जल्दी से फटाफट। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? तो कौन से वे हैं? राजस्व संहिता। और देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर दिया गया है, मैंने पूरी क्लास करा रखी है, देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो राजस्व संहिता का यदि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा अभी तक, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा बुक के अंदर भी है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं बुक से समझ में आ रहा तो फिर आप मेरी क्लास ले सकते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे कृषि के अंदर? बागवानी भी कृषि में आता है, पशुपालन और मत्स्य पालन भी कृषि के अंदर आता है। सभी विकल्प सही हो जाएंगे, इसके सभी विकल्प
सही हो जाएंगे। किसका आया? डी। ठीक है प्रियंका। इसके अंदर कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची हैं, छोड़ दीजिए, बस इसको नहीं पढ़ते हम, बस इतना ही क्वेश्चन था, एक बार आपको रिवाइज कराना था ये क्वेश्चन। पर्यावरण सम्मेलन कौन कौन से? 2 याद रखना, एक तो ये याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन, और एक ये याद रखना है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन। बाकी सबको आप खत्म करिए। नॉर्मली बात करें तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके 1974 का हेलेंस्की सम्मेलन किसके लिए है? समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु। यही आपको आंसर के अंदर मिले, क्वेश्चन के अंदर मिलेगा कि समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु कौन सा समझौता था? तो हेलेंस्की समझौता, फिनलैंड, 1974 ईस्वी। 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है स्वीडन के अंदर, और इसमें जो सिद्धांत दिया गया था, एक ही पृथ्वी सिद्धांत दिया गया था। कौन से सम्मेलन में? यदि ऐसा पूछता है फिर आपने मार्क करना है स्टॉकहोम सम्मेलन स्विट्जरलैंड, स्वीडन सॉरी। 5 जून को 1972 में जब इसकी फॉर्मेशन होती है तो इसी को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये आपसे पूछी जा सकती है। पृथ्वी सम्मेलन याद रखना, इसको रियो सम्मेलन या ब्राजील सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर आया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 दस्तावेज जो तैयार किया गया कौन से सम्मेलन में किया गया? पृथ्वी सम्मेलन, या इसको बोलते हैं अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुई थी? 1992 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपने याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे, पूछे जा रहे हैं। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। आगे बात करते हैं कुछ आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन इसलिए भी फेमस हो सकता है आपके लिए क्योंकि हाल ही में गोरा देवी की मृत्यु हुई है। ठीक है, गोरा देवी की मृत्यु हुई है। यहाँ पर चिपको आंदोलन डेट पूछी जाएगी, कब स्टार्ट होता है? 1973-74। पूछा जाता है किस राज्य में स्टार्ट हुआ था? चमोली, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। लोग जो हैं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, इसीलिए उसका नाम दिया गया था चिपको आंदोलन। एक नाम बहुत आता है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद, और महिला कौन थी? गोरा देवी। ये याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण 2009 में दिया गया। टफ करके क्वेश्चन बनाएगा तभी पूछेगा, नहीं तो सुंदरलाल बहुगुणा का पद्म विभूषण नहीं पूछने वाला। नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कौन जानी जाती है? सबसे पहला नाम मेघा पटनायक का ही आता है, पाटेकर सॉरी, मेघा पाटेकर, और बाबा आमटे, और तीसरी आ जाएंगी अरुंधति राय। इनका नाम याद रखना। 1985 गुजरात के अंदर ये स्टार्ट होता है, गुजरात और मध्य प्रदेश, यानी जहां जहां से नर्मदा रिवर बहकर जाती है। मैती आंदोलन सिंपल याद रखना, कल्याण सिंह रावत जी के द्वारा था। कहां स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड के अंदर स्टार्ट हुआ था। बस ये आपके लिए 2 इंपोर्टेंट है, चिपको और नर्मदा। इनसे क्वेश्चन बनेगा यदि यहां तक एग्जामिनर पहुंचता है और पर्यावरण के पार्ट से इन आंदोलनों से क्वेश्चन बनाता है, तो ये 2 आंदोलन आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाले। दर्शकों के साथ संवाद करने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रणनीतिक उपयोग क्या कहलाता है? आंसर करके बताओ जल्दी से, आंसर करके बताइए जल्दी से, आंसर करिए, क्या कहलाता है? ये कहलाता है सामाजिक मध्य विपणन। विपणन मैं बहुत बार बता चुका हूं, हमेशा याद रखना, उद्योग वाले क्षेत्र में भी पूछा जाता है, और आपका जो सोशल मीडिया या साइबर क्राइम उसमें भी पूछा जाता है। तो इसको कहा जाता है मार्केटिंग। यही हो जाएगा इसका आंसर, सामाजिक माध्यम विपणन। सामाजिक माध्यम विपणन, सामाजिक माध्यम विपणन। कंटेंट क्रिएशन मैं पढ़ा चुका हूं, कंटेंट क्रिएशन ये सारी चीजें मैंने कहीं कहीं से उठाई हैं और आपके लिए एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर दे रहा हूं। ये क्या कहलाता है? कंटेंट क्रिएशन कहलाता है। एनालिटिक्स मैं पहले भी बता चुका हूं, एनालिटिक्स क्या होता है? एनालिटिक्स क्या बताता है कि एनालिटिक्स बताता है कि कितने बच्चे मेरी वीडियो पर आए, कितने बच्चों ने छोड़ के गए, कितनों ने मैसेज करे, कितनों का क्लिक थ्रू रेट रहा, ये सब चीज को बताएगा एनालिटिक्स। हैशटैग, वैसे तो ये फीचर जो था, ये जो फीचर था ये ट्विटर का फीचर था, और हैशटैग क्या होता है? हैशटैग किसी चीज को इंडिकेट करता है। वेरीफाई अकाउंट आप सब जानते हो, इनके बारे में कुछ नहीं, और ये पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
इससे आप हर एक चीज समझ जाओगे कि वेरीफाई अकाउंट क्या होगा और हैंडल क्या होगा, और उसके साथ साथ ये फोटो एडिटर क्या होगा, फिल्टर यानी फिल्टर क्या होगा, फिल्टर फोटो एडिटर फिल्टर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और देखिए यहाँ यहाँ देख सकते हो, ये रहा यूपी पुलिस 2024, और ये भी यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछा गया है, ये भी री एग्जाम में पूछा गया है। कंटेंट क्यूरेशन, एनालिटिक्स, सामाजिक मध्य विपणन, यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ये पूछा गया ओटीटी के बारे में। वेरीफाइड अकाउंट के बारे में भी क्वेश्चन बनाया है। यह बताता है कि खाता सार्वजनिक व्यक्ति संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। कौन बताता है, फिर वेरीफाइड अकाउंट बताता है। टीबीटी का मतलब थ्रो बैक थर्सडे, इसका मतलब ये होता है कि पुरानी पोस्ट को दोबारा से पोस्ट कर देना। आपने फेसबुक पे एक फीचर देखा होगा कि पुरानी साल भर पुरानी या 2 साल पुरानी जो पोस्ट है उसको यदि दोबारा से हम पोस्ट करेंगे, ये कहलाएगा थ्रो बैक थर्सडे। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। हैशटैग सोशल मीडिया पर जुड़ाव जो है, पहुंच रिच बढ़ाने के लिए किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, फिर हैशटैग। और इसके बाद जो है सोशल मीडिया की तकरीबन जितनी चीजें मुझे पढ़ानी थी वो सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे ज्यादा आप रिवीजन के पार्ट में पढ़ोगे। मैं अब सोशल मीडिया साइबर क्राइम का कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं जोड़ रहा, ठीक है। मानवाधिकार पहली क्लासों में मैंने खत्म कर दिया था, तो वो भी आपने पढ़ लिया होगा। उससे ज्यादा मानवाधिकार की भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस केवल आप रिवीजन करते रहिए। जो मैंने बुक प्रोवाइड कराई है उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो 3 टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं 6 प्रैक्टिस सेटों में, मानवाधिकार का, सोशल मीडिया का और साइबर क्राइम का। ये सब चीजें हम खत्म कर चुके हैं। तो 3 टॉपिक खत्म हो गए बिल्कुल। अब जैसे ही आगे के सेट होंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो फिर आपने याद कर लेना है कहां पर किया गया है, दिल्ली के अंदर। मेरठ के अंदर कौन सी है, तो ये आ जाएगी रीजनल मेट्रो। भारत की पहली रीजनल मेट्रो कहां से स्टार्ट हुई है, तो मेरठ से दिल्ली तक स्टार्ट हुई है, और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। एक याद रखना, गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे जिसकी लंबाई है 500 कितनी है, 98, पता नहीं। चलिए, गंगा एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। और ये कहां से कहां तक जोड़ता है, एक तो ये पढ़ाऊंगा आपको, और कितनी लंबाई है, ये दोनों पॉइंट आपके बन सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था अभी 2 दिन पहले कराया था, सिपरी रिपोर्ट के बारे में। नहीं, कल ही कराया था, कल के सेट में कराया था सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत वो देश बना है जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हथियार खरीदता है। पहले नंबर पर मैंने बताया था यूक्रेन खरीदता है। रूस क्या है, रूस हथियारों की सप्लाई करने में प्रथम स्थान पर आता है, और उसके बाद फ्रांस आ जाता है। लेकिन नॉर्मली ये करंट का डाटा है, और जो मैंने आपको बताया था यूएसए हथियार सप्लाई में प्रथम स्थान पर था 2025 में। लेकिन नवंबर में रिपोर्ट आती है, तो नवंबर में जो है ये पहले स्थान पर पहुंच चुका है रूस। तो ये इसलिए मैं आपको दोबारा से करा रहा हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु किसको दी गई है, वैसे कितने वर्ष बाद दी गई, ये तो इसकी मारिए ये नहीं। उस व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम बताइए मुझे बस। 594, ठीक है, अच्छी बात। कहां से जोड़ता है, मेरठ से प्रयागराज को, डी। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा इसका नाम बताओ, इसका नाम बताइए मुझे, कौन है। हरीश राणा है क्या, हरीश राणा जी, ये नाम बस रट्टा मार लेना। कितने वर्ष बाद दी गई ऐसे करके नहीं पूछेगा, केवल भारत के अंदर पहली बार किसी एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी गई है, उनका नाम है हरीश राणा जी। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली व्हिच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी टाइटल पूछा जा रहा है कि किसने रणजी ट्रॉफी जो टाइटल है
वो जीता है, किसके द्वारा जीता गया है, और ये 67 वर्षों के बाद जीता गया है। किसने जीता है? जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है, जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। विदर्भ की बात करें तो ईरानी ट्रॉफी, और उसके साथ आ जाएगी विजय हजारे। विजय हजारे, विजय हजारे दोनों ट्रॉफी किसने जीती है? ये विदर्भ ने जीती। सेंट्रल जोन ने कौन सी जीती है? ये जीती है दलीप ट्रॉफी। दलीप ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी जो है ये किसके द्वारा जीती गई है? तो सेंट्रल जोन के द्वारा। झारखंड ने कौन सी जीती है? तो ये जीती है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये झारखंड ने जीती है। और ये ट्रॉफी बस जो 2025 की हुई है, 2025 वाली ही है। अभी 26 वाली जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक नहीं होने वाली, 2025, और ये आ जाएगी आपकी 26, ये 2026। ठीक है, बस ये याद रखनी है, ये 25 की जब तक एग्जाम होगा तब तक नहीं होगी, इसलिए ये ही पूछी जाएंगी आपसे, जो भी पूछी जाएंगी। इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं। यहाँ आगे बात करते हैं, बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम किस शहर में शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, कहां पर शुरू किया गया है? गुरुग्राम के अंदर शुरू किया गया है। और इसके साथ साथ आपने याद रखनी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। एक तो बनेगा सबसे पहले इसको कब स्टार्ट किया गया था? प्रथम बैठक 1995 बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई थी, ये याद रखोगे, बर्लिन जर्मनी के अंदर हुई थी। और उसके साथ साथ आपने याद रखना है कोप 31, कोप 31 2026 में बैठक होने वाली है। कहां होगी? तो ये तुर्की के अंदर होने वाली है, तुर्की। ठीक है, ये याद रखोगे। और 2026 के साथ साथ 2027 आपसे पूछी जाएगी। 2027 कोप कहां पर होगी? 2027 इथोपिया के अंदर होगी। इथोपिया में, ठीक है, 2027। और ये कौन सी होने वाली है? ये कोप होने वाली है, कोप 32 होगी इथोपिया। ये बस 25 में कहा हुई है? ब्राजील के अंदर। एक बार कई बार टफ करके क्वेश्चन बनाया था, 25 की पूछ ले पिछली वाली, तो फिर आपने बताना है कि ये ब्राजील के अंदर। बाकी 24 की कहां हुई थी? बाकू के अंदर। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको याद कर। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के अंदर। और बच्चे होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। आंसर करना चाहिए यार, आपको आंसर करना चाहिए। ये आपको होमवर्क में मिलने वाला है। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में कौन सा देश दूसरे स्थान पर रहा है? ये आपको होमवर्क में मिलने वाला है। आयात में दूसरे स्थान पर रहा है। बस इस क्लास के अंदर इतना ही। उम्मीद करूंगा कि जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं सीधे सीधे आपके एग्जाम को हिट करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के अंदर बनते हैं। आप ज्यादा भीड़ का हिस्सा मत बनिए, नॉर्मल ये चीजें इंप्लीमेंट करिए, बुक से रिवीजन करते रहिए। जो जो पार्ट मैं करा रहा हूँ वो सीखते रहिए, सीख रखे होंगे तो रिवीजन करिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कल सुबह 9 बजे तक।